Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object-Oriented Programming in lecture number 16. In the last lecture, we have discussed the basic concept of this pointer, and then we start the discussion of basic constant member functions, and finally we discuss the separation of interface and implementation. पिछले लेक्चर की बात जहाँ तक है, हमने कहा था कि सेपरेशन ऑफ इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क है, इसकी बात बल्कि हमने उस वक्त नहीं की थी, बल्कि पिछले शुरू के लेक्चर्स में अगर आप जाएं तो वहाँ भी हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग की जब बात कर रहे थे तो हम ये देख चुके थे। तो हमने ये बात जो है वो पहले देख चुके हैं कि सेपरेशन ऑफ इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन का क्या ताल्लुक़ है ऊप के साथ। और लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने उसकी प्रॉपर एग्जांपल देखी और उसके हवाले से हमने कोडिंग के एग्जांपल्स भी देखी और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी। जेनेरिकली बात की हमने, कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस की बात की थी, और ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आगे चलेंगे और सबसे पहले एक प्रॉब्लम है उसको ज़रा हाईलाइट हम करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि उसके लिए प्रॉब्लम के लिए C++ हमें क्या चीज़ें या क्या टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि इस मकसद के लिए होती हैं यूज़। Changes the class student such that a student is given a roll number when the object is created and cannot be changed afterwards. फ़र्ज़ करें कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक स्टूडेंट को रोल नंबर भी असाइन हो गया, तो बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा रोल नंबर असाइन हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसको देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कोडिंग में भी देख लेते हैं। ये हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई और प्राइवेट डाटा मेंबर रोल नंबर है और पब्लिक जो है वो हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट का, जो कि एक रोल नंबर लेता है, और एक मेंबर फंक्शन है गेट रोल नंबर का जिसकी रिटर्न टाइप इंट है। उसके बाद सेट रोल नंबर का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और पैरामीटर हम इसको रोल नंबर पास कर रहे हैं। उसके बाद ये क्लास की बॉडी ख़त्म। नेक्स्ट हम स्टूडेंट क्लास को मॉडिफाई करते हैं, यानी एक तो हमारे पास ये वर्जन है क्लास का जो हम पहले भी देख चुके हैं। एक क्लास का यहाँ पे देखें तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइवेट डाटा मेंबर यानी रोल नंबर था उसको मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कर दिया, यानी कांस्टेंट बना दिया, और बाकी सारे वही डाटा मेंबर्स हैं, इनमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। तो जो माइनर चेंज था वो मैंने बताया आपको कि रोल नंबर का जो डाटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसको मैंने कांस्टेंट बनाया है। एग्जांपल अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, यानी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं जो पैरामीटर के ज़रिए एज ए रोल नंबर आया है उसको मैं यहाँ पे रोल नंबर में असाइन करवा दूँगा, लेकिन ये यहाँ पे एरर है। जैसे हम पहले कर लेते थे अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि हमने रोल नंबर को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर किया था, तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि कंस्ट्रक्टर में भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात भी जहन में रहे। उसके बाद सेट रोल नंबर का फंक्शन है उसको भी देख लें। अब सेट रोल नंबर में आई किया है, ये भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते तो यहाँ भी नहीं कर सकते, तो ये भी एक एरर है। तो इसका हल जो है, अगर हम इसको करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, तो इसका हल है मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट होती है। मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट इज़ द मैकेनिज़्म टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स, यानी अगर हम डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो C++ में मेथड यूज़ होता है वो इनिशियलाइज़र लिस्ट है। इट इज़ गिवन आफ्टर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ पैरामीटर लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारे पैरामीटर क्लोज होते हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस होती है, उसके फ़ौरन बाद हम ये इनिशियलाइज़र लिस्ट देते हैं।
इन द केस ऑफ मोर देन वन मेंबर्स यूज टू कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, अगर एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स यानी डाटा मेंबर्स हैं तो फिर हम कॉमा सेपरेटेड देंगे। एग्जांपल से इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पे वो स्टूडेंट की क्लास है लेकिन ये कॉन्स्ट भी हमने इसको रख दिया, एक करैक्टर नेम दिया और फ्लोट जीपीए दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे ये जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे कोलन लगाना है और आगे ये तीनों डाटा मेंबर्स यहाँ देखें, रोल नंबर इज़ इक्वल टू इन द रोल नंबर, यानी ये आपका फंक्शन टाइप है। तो यहाँ हमारा ये रोल नंबर, उसके अंदर हमने ये जो पैरामीटर में आया रोल नंबर, नेम को हम नल कर देंगे, जीपीए को हम 0.0 से इनिशलाइज़ कर देंगे। तो बाकी ये इनिशलाइज़ हो गया और आगे इसकी बॉडी एंड सो फोर्थ, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। डाटा मेंबर आर इनिशलाइज इन ऑर्डर दे आर डिक्लेयर। तो इनिशियलाइजेशन का तरीक़ाकार ये है कि जिस तरीके से, यानी पहले आपने रोल नंबर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज़र लिस्ट में भी वो सबसे पहले आएगा, फिर आपने नेम डिक्लेयर किया है, फिर नेम आएगा, फिर आपने जीपीए किया है तो फिर जीपीए आएगा, फिर आपने कोई और चीज़ की है तो उसके बाद आएगी। लेकिन ये नहीं है कि रोल नंबर आपने पहले लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया है तो पहले आप जीपीए दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस वे आउट से आपने ऊपर डिक्लेयर किया है उसी वे आउट से मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है वो दी जाएगी। ऑर्डर इन द मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट ऑल, इनके मतलब जो ऑर्डर हैं वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख लें, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि जैसे आप उनको डिक्लेयर किया है तो वैसे आप लिस्ट देंगे, तो उनको वैसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम एक और क्लास लेते हैं इंट एक्स और इंट वाई, इंट जेड। पब्लिक में हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं मेंबर इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है वो बल्कि क्लास की डिक्लेरेशन के अंदर नहीं दे रहा, यानी ABC कंस्ट्रक्टर के डिक्लेरेशन में नहीं दे रहा, बल्कि क्लास से बाहर स्कोप रेजोल्यूशन से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने देखें पहले y को 10 कह दिया, फिर x ऑफ y कह दिया, फिर x ऑफ y कह दिया। इसका मतलब ये है कि मैं पहले y की वैल्यू 10 सेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं y की वैल्यू x में भी डाल रहा हूँ और z में भी डाल रहा हूँ। तो ये तरीक़ाकार है इसका। तो x जो है यहाँ पे मतलब अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ तो x में क्या जंक वैल्यू पड़ी हुई है, यानी y की वैल्यू 10 है और z की वैल्यू भी 10 है। ये x की वैल्यू जंक वैल्यू क्यों है? बेसिकली आपने y को तो 10 दे दिया, लेकिन y तो जो है वो तो बाद में डिक्लेयर होना था। यानी यहाँ पे देखें कि जंक वैल्यू x के अंदर मैंने यहाँ पे y को वैल्यू दी, लेकिन सबसे पहले x की इनिशियलाइज़र हो रही थी, तो x को तो y मिल गया। y में पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जैसे आपने ऊपर डिक्लेरेशन की है वैसे आप उनको इनिशियलाइज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप पहले y को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, तो y को इनिशियलाइज़ तो करेंगे 10 से, वो तो हो जाएगा, बाद में होगा। लेकिन y से पहले x को y चला जाएगा और y में पहले अभी 10 नहीं आया, तो y की वैल्यू जंक है जो कि x में चली जाएगी। उसके बाद फिर जो है y को 10 असाइन होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए x की वैल्यू जंक है। अब क्योंकि y की वैल्यू आ गई है तो z को फिर y देंगे तो फिर वो 10 है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में आपने ऊपर डिक्लेरेशन दी थी उनको इनिशियलाइज़ भी आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज़ ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी? अब यानी जैसे हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं, वैसे हम किसी क्लास से लिए यानी बनाए गए ऑब्जेक्ट्स को भी कांस्टेंट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन यूज़ डिक्लेयर द कांस्टेंट विद द यूज़ ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। वही तरीकाकार है जैसे आप मतलब नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट का, वही तरीकाकार क्लास के लिए है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करते। एग्जांपल इसको देख लेते हैं। यहाँ मेन में मैंने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट, अब देखें यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ये स्टूडेंट बनाया, लेकिन इससे पहले मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया और रिटर्न 0। इसी तरह अगर क्लास के अंदर आप जाएं तो क्लास के अंदर मैंने फ़र्ज़ करें ये डाटा मेंबर है, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, तो ये रिटर्न कर रहा है रोल नंबर। तो मेन फंक्शन में मैं आया और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा, लेकिन यहाँ पे
गेट रोल नंबर कहा और ए में डाल दिया, तो ये एक एरर होगा। क्यों एरर होगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस द नॉन कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन, यानी आप कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए नॉन कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी आपको ऊपर क्लास के अंदर भी गेट रोल नंबर को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहिए था, तब आप कर सकते। तो ये इसके अंदर जो है अब मॉडिफिकेशन हम करते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने अब इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया, ये देखें यहाँ पे। अब मैं वापस जाके ये यानी बाहर जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे देखें लास्ट वाली एरर जो है वो यहाँ पे रिमूव हो गई। उसके बाद कांस्टेंट डाटा मेंबर्स के हवाले से मेक ऑल द फंक्शन दैट डोंट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स की किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज ना हो, तो आप उसको कांस्टेंट बना दें। एंड दिस विल एनेबल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस द मोर मेंबर फंक्शन, यानी इससे एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारा कांस्टेंट से रिलेटेड हम पिछले लेक्चर से लेके अब तक हमने काफ़ी एग्जांपल्स देख ली हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको देख लिया होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। लाइफ टाइम ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ। आपने पिछले किसी कोर्स में प्रोग्रामिंग में लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े होंगे, शायद स्टैटिक वेरिएबल भी आपने पढ़े हों। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो लोकलाइज होता है, यानी उस फंक्शन के अंदर होता है, यानी जिस फंक्शन में आपने उसको बनाया है। ग्लोबल वेरिएबल का भी पूरा प्रोग्राम यानी लाइफ के अंदर होता है, यानी प्रोग्राम होल प्रोग्राम के अंदर स्कोप होता है। जबकि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम की थ्रू आउट लाइफ में ही होता है। यहाँ पे अब हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। इफ़ static variable are not explicitly initialized, they initialize zero in appropriate type। यानी अगर हम static variable को proper initialize नहीं करते तो वो by default ज़ीरो से initialize हो जाता है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाई है, फंक्शन में एक जो है वो पैरामीटर पास किया int, इसके अंदर हम एक static int टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जो कि int टाइप का है। इसको मैं i पास कर रहा हूँ। अब मैं नीचे i को प्रिंट करता हूँ और मेन फंक्शन में मैं आया, इसको मैंने पहले 1 दिया, फंक्शन कॉल की 1 दिया, फिर 2 दिया, और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो दोनों दफ़ा 1 ही है। बेसिकली आपने जब फंक्शन 1 कॉल किया तो 1 i में यानी i कॉपी हुआ 1, तो 1 जो है वो स्टैटिक इंट को मिल गया। नीचे मैं स्टैटिक इंट को जो है वो पॉइंट कर रहा हूँ। लेकिन दोबारा मैंने इसको जब वापस आऊँगा, यानी यहाँ से वापस फिर दोबारा फंक्शन 2 कॉल कर रहा हूँ, तो ऊपर जो है वो यहाँ पे 2 तो पास हुआ, लेकिन स्टैटिक जो है वो वेरिएबल 1 ही रहा, वो स्टैटिक इंट में चेंज नहीं होगा। बेसिकली ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा है। डेफिनेशन क्या है जी? वेरिएबल दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्लास। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा है कि स्टैटिक वेरिएबल, ये जो अंदर वाला वेरिएबल है, ये इस फंक्शन की कॉल पे डिपेंड नहीं करता। बेसिकली ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तब दोबारा इसको हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे i की वैल्यू तो चेंज हो गई, वो तो लोकल वेरिएबल है, वो तो जब अगली दफ़ा जाएगा 2 के साथ आएगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल फिर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन की कॉल पे, क्योंकि प्रोग्राम से तो बाहर नहीं निकले हम, फंक्शन से बाहर निकले फिर ऊपर चले गए। तो ये स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ जो है वो होल प्रोग्राम में होती है, बजाय कि आप लोकलाइज समझें। डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्लास येट नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज़ कॉल्ड स्टैटिक डाटा मेंबर। क्लास का तो हिस्सा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता। जैसे ऑब्जेक्ट के दूसरे वेरिएबल्स होते हैं प्राइवेट, वैसे स्टैटिक वेरिएबल का ताल्लुक उस क्लास से तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट से नहीं होता। जैसे मैंने स्टूडेंट 1 बनाया था, तो स्टूडेंट 1 का ताल्लुक रोल नंबर से था। अगर मैं उस रोल नंबर को स्टैटिक कर दूं डिक्लेयर, तो फिर उस स्टूडेंट 1 का ताल्लुक जो है वो ऑब्जेक्ट से नहीं होगा बल्कि क्लास की बॉडी से होगा। दे आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मैं इसे क्लास के किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकता हूँ, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट बिलोंग एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसके लिए कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट क्लास से बाहर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें S1 S2 2-3 ऑब्जेक्ट हैं।
यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास ये क्लास का स्पेस है, ये उसके 3 इंस्टेंस हैं, यानी ऑब्जेक्ट S1 है, S2 S3 है, ये तीनों उसके रोल नंबर यानी इंस्टेंस है। स्टैटिक मेंबर को अगर मैं कीवर्ड डिक्लेयर करूं दैट इज़ यूज्ड टू स्टैटिक मेंबर, तो क्लास का नाम है, उसके बाद अब देखें सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड आएगा, उसके बाद डाटा टाइप आएगी यानी इंट फ्लोट वगैरह, और आगे उसका नाम आएगा वेरिएबल का जो हम रखना चाहते हैं। और स्टैटिक मेंबर इज़ डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, जैसे मैंने कहा है कि क्लास के अंदर हम इनको डिक्लेयर करते हैं, और बट दे आर डिफाइन ऑन द आउटसाइड द क्लास, यानी इनको हम क्लास से बाहर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख लें उसकी एक टाइप, यानी यहाँ पे हमने डाटा मेंबर दी। यहाँ पे देखें इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है, वही स्कोप रेजोल्यूशन के ज़रिए जैसे हम नॉर्मल मेंबर फंक्शंस को करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं जी, स्टैटिक डाटा मेंबर शुड बी इनिशियलाइज वंस फाइल स्कोप, यानी एक दफ़ा हम इनिशियलाइज करेंगे। दे आर नॉट इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इन टाइप का ये स्टैटिक है, और नीचे मैंने आके उसको यहाँ पे देखें 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, तो ये मैं क्लास से बाहर आके कर रहा हूँ। प्राइवेट स्टैटिक मेंबर कैन नॉट बी एक्सेप्ट आउटसाइड द एक्सेप्ट इनिशियलाइजेशन, यानी प्राइवेट अगर आप इसको बनाएंगे जैसे मैंने इसको बनाया है, मैं इसको क्लास से बाहर नहीं एक्सेस कर सकता, जस्ट इनिशियलाइज़ तो करवा सकता हूँ, ये तो मैं वैसे मेंबर फंक्शन भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास से बाहर मैंने इसको इंट डाटा टाइप रखी, स्टूडेंट क्लास है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वेरिएबल का नाम है, और असाइनमेंट ऑपरेटर 0, तो मैं इसको क्लास से बाहर इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। इफ़ द स्टैटिक डाटा मेंबर आर नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन दे आर इनिशियलाइज टू 0। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स अगर आप खुद से इनिशियलाइज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया जाता है। यहाँ पे अब आप देखें ये दोनों बराबर हैं, आप इस तरह लिखें या उसको 0 दे दें, एक ही बात है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी वो 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस को उसका डिस्कशन हमने कंक्लूड किया, और उसके साथ हमने एक प्रॉब्लम देखी थी स्टार्ट में, उस प्रॉब्लम को लेके आगे चले, और फाइनली हमने स्टैटिक डाटा मेंबर्स और उनको कैसे यूज़ करना है और उनके क्या फ़ीचर्स हैं ये डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर से मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।